वेलकम टू मुमकिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जो एक नया तनाज़ा हमारे सामने आया है रीजन में, जिसका इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाता है, बहुत सारी डायरेक्शंस में जाता है। ईरान और अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ। जनरल कासिम सुलेमानी की जो वफ़ात है, उनकी जो शहादत है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि उनके जो जनाजे में शिरकत थी वो सेक्टेरियन डिवाइड से बालातर थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी जो उनको सपोर्ट करती थी उनके उस कॉज में जिसके लिए वो वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा उनका वहाँ मौजूद होना ऐसा भी नहीं था कि वो किसी प्रॉक्सी के लिए मौजूद थे या किसी मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। वो एक हुकूमत के हाजिर सर्विस जनरल थे जिनकी वहाँ प्रेजेंस और उनको डायरेक्ट ड्रोन से टारगेट करना सेज वॉल्यूम्स अबाउट अमेरिकन एम्बिशंस इन द रीजन। ये डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मुल्की मसाइल जो हैं कौम की नज़र रहनुमाई के लिए यकीनन पार्लियामेंट की तरफ है। लेकिन परवेज़ खटक आज हमें मुबारकबाद देते नज़र आए क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने मुतफ़िक़ा तौर पर सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तीनों बिल्स को मंजूर कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं आपका तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ सलमान आबिद मौजूद हैं, हमेशा की तरह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उमर जावेद हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। जनरल अमजद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो न्यू इमर्जिंग सिचुएशन है इन द सिक्योरिटी कैलकुलस, मिडल ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया ये इनसेपरेबल हैं, बट ये जो सारा फिनोमेना हमने देखा है कि पार्लियामेंट जो इराक़ की है उसने कहा है कि यहाँ से फ़ौरन अपनी फ़ौजें अमेरिका वापस निकाले। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल, बल्कि रादर उन्होंने 3200 ट्रूप्स वहाँ और भेज दिए हैं। और नैन्सी पेलोसी जो हैं वो कांग्रेस में कहती हैं कि हम जंग रोकने के लिए करारदाद पेश करेंगे। आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? बिकॉज वी ऑल नो कि जो मिडल ईस्ट है इस वक्त वहाँ पे पावर गेम चल रही है, फिज़िकल एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉम्बैट, जो फुटप्रिंट है अमेरिका उसको लेके और जो ईरान की वहाँ प्रेजेंस है उसको लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक टाइमिंग्स का ताल्लुक है, अमेरिका के नुक्ता निगाह से भी वहाँ पे एक पर्सनल उसकी रिक्वायरमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो इम्पीचमेंट करीब थी, फिर इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले वो कोई शायद मार्का करना चाहे। ये तो वहाँ का उसकी अपनी ज़हनी हालत हो सकती, कैफियत हो सकती, उसकी सोच। लेकिन रीजन में दो चीजें बड़ी जबरदस्त हैं जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका अचीव करे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे वो बहुत सारे ट्रुप्स अपने जमा करके अगर रखे तो पिक्चर ये डेवलप करेगा कि जनाब इससे गल्फ कंट्रीज को खतरा है, और हो भी सकता है कि गल्फ में से तेल की तरसील जब रुके तो गल्फ कंट्रीज जो हैं या ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज, इनकी इकोनॉमीज पे बुरा असर पड़े उसका। सो ट्रुप्स इकट्ठे करके तो खर्चा वो इन्हीं से लेगा, और ये कहा जाएगा कि जनाब आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे हमने अपना बैरी बेड़ा भी रखा है, अफवाज भी लेके आए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये उनकी अपनी स्ट्रेटजिक प्लेसिंग होगी, स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट होगी। रशिया, चाइना वगैरह, खास तौर पे जब आप इसको देखते हैं सीपैक के निगाह से और गवादर कभी, तो उसमें ये अपनी स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट बनती है। दूसरी चीज ये है कि जब तेल की कीमतें चढ़ती हैं तो आज पहले से बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है, इसका फायदा अमेरिका को बहुत होता है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का जी। और आपने देखा कि जब ईरान से तेल लेने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई, इंडिया को मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने कहा जी आप सारा तेल अब अमेरिका से खरीदेंगे, तो अमेरिका से वहां पे जहाज आ गए। तो नतीजा ये है कि उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी, तेल की कीमतें चढ़ने से अमेरिका को पैसा बहुत मिलेगा, तो वो भी उनको एक एडवांटेज है। फिर इसमें जो जंग की नौयत है वो देखना ये है कि अमेरिका अब इसमें जो अमेरिकन ने करना था जो कर दिया, ये क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन ईरानी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है, एक एग्रीड पार्टी भी है, और दूसरी तरफ इमोशनल आप देखते हैं कि कितना उसका फॉल आउट है, उसकी उनकी पूरी पब्लिक का प्रेशर है कि जनाब बदला लेना चाहिए। बदला लेने की जो अमेरिका जो ईरानियों ने फौरी तौर पे कहा कि हम बदला लेंगे, ये एक बड़ा इमोशनल और इमीडिएट रिएक्शन था। लेकिन हो सकता है कि आज जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह पे गौर किया जाए या उन्होंने मशावरत की और रीजन के बाकी ममालिक से, तो हो सकता है कि उनको इस चीज से फौरी तौर पे रोका जाए और ये कहा जाए कि कोई और रास्ता इसके लिए तलाश करते हैं। क्योंकि इसमें जो जंग नौयत नजर आती है वो ये है कि जमीनी जंग नहीं है। ईरान कोई बैटलफील्ड चुन सकता है, वो अमेरिका के मुफादात
अफगानिस्तान में है, वहां को मिसाइल मार सकता है। इराक की बैटलफील्ड जो है वहां पे मिसाइल मारे जा सकते हैं, क्योंकि वहां भी अमेरिकन फौज हैं। अमेरिकन मफादात जो है वो बहरीन में भी हैं, कुवैत में भी हैं। ये जगह तो हो सकती हैं, लेकिन अमेरिकन रिएक्शन जो है वो इन जगहों पे नहीं होगा, वो ईरान के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो वो ये कहते हैं कि हमने आपके 52 टारगेट्स चुने हैं, वो 52 से 100 भी हो सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं। तो और सर ये जो एक बहुत लॉन्ग ड्यू वॉर जिसे कहते हैं कि ईरान ने जिस तरीके से टारगेट अनएंडिंग हो, एग्जैक्टली अनएंडिंग, अगर ईरान अनएंडिंग होगी स्ट्राइक का जवाब देता है तो आपसे ज्यादा बड़ा जवाब दूसरी तरफ से आएगा। क्या ईरान अपनी मेन लैंड को इस तरह तबाह करवा सकता है? क्योंकि जमीनी जंग तो नहीं, कैप्चर तो ना, क्योंकि अफगानिस्तान तो नहीं है ईरान, अफगानिस्तान की हिस्ट्री डिफरेंट है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि उनको वे करना होगा कि क्या ये अफोर्ड कर सकेंगे बाद में, कि अगर इस तरह के उसके नताइज हों। और मैं समझता हूँ कि और उसके इत्तेहादी तैयार होंगे इस काम के लिए। तो इस वजह से लगता यूं ही है कि ये थोड़ा वक्त लगेगा, और हो सकता है कि रीजनल कंट्रीज मिलके कोई रोल प्ले करे। और अभी आप देखिए कि जो इमीडिएट उन्होंने रिएक्शन शो किया है, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट को उन्होंने खत्म किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा, ये यकतरफा अमेरिका ने इसमें से पुल आउट किया था, और ये उसके साथ अभी तक लगे हुए थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज उनको एश्योरेंस दे रहे थे कि हम कोशिश करेंगे आप इसके साथ इसको खत्म न करें। लेकिन सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर एंड माय पार्टिसिपेंट्स अटेंशन टू द फैक्ट कि आज से कोई 4-5 रोज पहले यूरोपियन यूनियन ने भी और जो अमेरिकन एयरफील्ड है उन्होंने भी एक मेमो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा था कि वो ये साउथ एशियन ब्लॉक में सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। उस टाइम पे हमने ये समझा था कि शायद कश्मीर और पाकिस्तान को और इंडिया को लेके जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन कह रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, आपके ख्याल में इट वाज वेल प्लान्ड, इट हैज़ बीन देयर सिंस सम टाइम, और उन्होंने फॉरेन वार्निंग जारी कर दी थी अपने सारे एयरक्राफ्ट्स को, अपने आम शहरियों को, कि आप उस तरफ ना जाएं। अगर ये इतना वेल प्लान्ड था तो पाकिस्तान भी किसी हद तक तैयार तो होगा कि ये सिचुएशन आनी है, तो न्यूट्रलिटी हमने बरकरार रखनी है। कैसे रखेंगे ये न्यूट्रलिटी बरकरार? देखिए, पहली बात कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। पहली बात तो ये है कि बहुत कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से भी और बहुत से मुल्कों की तरफ से भी कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उसमें कोई एक मसालत का रोल प्ले किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो मसालत उस तरह से निकल कर सामने नहीं आ रही, और अब जो इस वक्त जो हुआ है वाकया, उसके बाद अब जिस तरह से अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ी है और जिस किस्म की धमकियाँ दोनों तरफ से सामने आई हैं, अब उसमें बुनियादी नोयत का सवाल ये है कि क्या ये दोनों जो है आगे इस मामले को आगे लेके जाते हैं, या इसमें से कोई एक मुल्क, खासतौर पे ईरान, अब एक रिएक्शनरी अप्रोच अपनाने की बजाय जरा थोड़ा सा स्टे करके एक तहम्मुल का मुजाहरा फरमाए और एक ज्यादा बेहतर कैसे स्टे करेगा? बिकॉज जो उनका जनरल वहां पे मौजूद था, ये मैंने पहले भी कहा है, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद था, लेकिन आप मिसाल और उसको टारगेट करके ड्रोन से मारना। अभी जैसे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर फौरी तौर पर ईरान उसको रिएक्ट करेगा तो फिर आप एक वॉर को इन्वाइट कर रहे हैं ना, फिर तो दो तरफ इसका चॉइस ये है कि आप डिप्लोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा उसको पॉलिटिसाइज करें इस सारे सिचुएशन को। अमेरिका का जो एक्शन है और उसमें जो हमारे जैसे ममालिक हैं और दीगर ममालिक भी हैं, जैसे कल सऊदी अरब ने वहाँ पे इराक के वजीर खारजा को फ़ोन किया है, उर्दवान ने फ़ोन किया है, हम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि कोई रोल निकालें कि जिसमें थोड़ा सा स्टे करके हम एक ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो थोड़ी सी कूल हो। क्योंकि देखिए, बात यह है कि ये लड़ाई जो अगर आगे बढ़ती है तो ये महज ईरान और अमेरिका के दरमियान तक तो महदूद नहीं है। इससे, जैसे आपने खुद कहा शुरू में, कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो भी उसमें आता है, मुस्लिम दुनिया उसके अंदर आती है, और फिर पाकिस्तान भी उससे अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारी जो कोशिश है वो तो यही होनी चाहिए जो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि एक मुसालत का रोल प्ले कर सके, और अभी भी हमने कहा है कि हम जो है एक ऐसा रोल प्ले करना चाहते हैं जो एक अमन पसंदी की तरफ लेके जाए, क्योंकि हमें भी इस बात का अंदाजा है सर, न्यूक्लियर कंट्रीज है ना, इंडिया न्यूक्लियर कंट्री है इस रीजन में, पाकिस्तान है, ईरान भी है, डिक्लेयर्ड है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। शाह महमूद कुरैशी का बयान मेरे सामने है, पाकिस्तान इज वेरी क्लियर ऑन इट्स पोजीशन, वी स्टैंड फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। ठीक है, आप सिक्योरिटी और पीस और स्टेबिलिटी की बात तो कर रहे हैं, बट द थिंग इज के बलूचिस्तान, गवादर और ईरान, आप इस रीजन को अगर कंसिडर करें कि अगर ये रीजन वॉलेटाइल हो जाता है, यहाँ पे केओस आ जाता है, यहाँ पे वॉर आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा सीपैक मुतासर होगा, 30-40 ईयर्स पीछे चला जाएगा।
तो ये तो बहुत देर की ख्वाहिश है अमेरिका की कि सीपेक को सबोटाज किया जाए। आप इसको उस एंगल से देखते हैं? नहीं तो दादा देखें, ईरान अगर कोई रिएक्शन देता है, जिस तरह उनकी स्टेट ने गवर्नमेंट डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, अच्छा वो बदला जो जिस तरह जनरल साहब ने भी इशारा किया है, क्योंकि हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान की मिडल ईस्ट के अक्सर ममालिक के अंदर प्रॉक्सीज मौजूद हैं और वो प्रॉक्सीज जो हैं बड़ी मजबूत हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह उसकी प्रॉक्सी है, यमन में है, खुद यमन में होती हैं, सीरिया में बशर असद को अभी ये कासिम सुलेमानी साहब ने ही बचाया था। आप देखें ना, पूरे अरब ममालिक और अमेरिका की सपोर्ट थी जहादी तंजीमों की बशर असद के खिलाफ, लेकिन वो ईरान की मदद से बशर असद का किरदार कायम रहा। फिर खुद सऊदी अरब के अंदर जो कतीफ का इलाका है, वो कतीफ के इलाके में जो है वो अनरेस्ट है, वो इलाका जो है वो उस तरीके से वहाँ हाउस ऑफ साउथ का कंट्रोल नहीं। ये किसी भी जगह मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के जरिए कोई इकदाम ऐसा करेगा या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए करेगा। ठीक है, ईरान के पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान की एक अहमियत तो है, आर्मीनिया के मुकाबले में, अजरबैजान के मुकाबले में जारी बात है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की की ज्यादा अहमियत है। लेकिन सीपेक का इसलिए नहीं कि वो ईरान जो है वो पाकिस्तान की जानिब से या प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, ना अमेरिका ऐसे करेगा। अमेरिका के पास भी वहाँ अपनी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका के पास खुद इराक में 5000 फौज है, सऊदी अरब में उसके है, इसराइल में है। आप मेरी बात सुने, मुझे तो ये सारी प्रॉक्सीज की तो समझ है, हम सबको समझ है, ये कब से चल रही है। ये मैंने इसीलिए इसे 2003 के बाद ज्यादा लॉन्ग ड्यू वॉर इसीलिए कहा है, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली मैं एक चीज आपको बताऊं सर जी, देखिए इसको समझने की जरूरत है कि जंग की नौयत होगी क्या। पहले आप अफगानिस्तान में देखिए कि जब अफगानिस्तान में जंग हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान से सारा कुछ लिया, क्योंकि इस रीजन में अमेरिका के अपने बेसेस नहीं थे। राइट। पाकिस्तान ने बंदरगाहें दी, एयर बेसेस दिए, पाकिस्तान ने उनके ट्रुप्स को मूवमेंट करवाई और वो जाके वहां पे बैठे। आज जो कुछ उनको पाकिस्तान ने उस जमाने में दिया था वो सारा कुछ उनका मौजूद है अफगानिस्तान में। एयर बेसेस मौजूद हैं उनके, और जिस तरह पाकिस्तान की सरहद लगती है ईरान के साथ, अफगानिस्तान की लगती है। बिल्कुल। सो वहां पे वो आज ऑपरेशनल हैं। ये नहीं है कि उनको पाकिस्तान की कोई जरूरत है कि यहाँ से पाकिस्तान रास्ता दे फिर वो जाए, वो तो पहले बैठे हुए। ये 9/11 वाला सिनेरियो नहीं है, वो नहीं है। फिर 9/11 में एक लेजिटिमेसी थी उस एक्शन की, पूरी दुनिया ने 9/11 के बाद अमेरिका की हमायत की, यूनाइटेड नेशन ने एक करारदाद पास की और सब मुल्कों ने अमेरिका की हमायत की, मदद की, और 48 के करीब कंट्रीज थे जो आके कोलिशन फोर्स में शामिल हो गए और अफगानिस्तान पे चढ़ाई हुई। पाकिस्तान नहीं बच सकता था उस वक्त, उसको पाकिस्तान को मजबूरी थी। और फिर जनरल मुशर्रफ की लेजिटिमेसी का इशू, ये चीजें अगर आप सामने रखें तो फैसला साजी उस वक्त बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत की थी। तो सर अब क्या होगा? आज फैसला साजी, अच्छा अब ये है कि पहली बात तो ये कि अमेरिका आपसे मांग नहीं रहा कुछ भी, उसको जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको आपकी किसी तरह की असिस्टेंस की जरूरत है। बहुत हो तो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह की बात कर सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस पहले ही उनकी अफगान सरहद से, अफगान ईरान सरहद के ऊपर बहुत कुछ है जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ईरान के बारे में। राइट। दूसरा जो जंग का पहलू है वो ये है कि जो इंडिकेशंस इन्होंने दी हैं वो ये है कि जमीनी जंग नहीं होगी, ट्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका ट्रुप्स के मामले में काफी तकलीफ भी उठा चुका है और ट्रुप्स का और अपनी आवाम को जवाब दे भी है। जवाब दे। अब ईरान की टेरिटरी पे वो कब्जा नहीं करना चाहते कि वहां पे फौज लाएं तो जमीनी जंग हो। फिर उसमें वो ये लगता ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा जी हमने आपके 52 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो 52 उनके पास रिसोर्सेज हैं, 52 नहीं 100 भी कर सकते हैं। तो लगता यही है कि ये मिसाइल और एरियल बैटल जो है वो, या एरियल अटैक्स होंगे जिससे करें। अब ईरान, एक सेकेंड, ईरान क्या कर सकता है? ईरान के पास पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे अभी हम कह रहे थे कि बहरीन में भी अमेरिकन मौजूद हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, काफी सारे इन इलाकों में, सऊदी अरेबिया में हैं। इन जगहों पे ईरान अपनी प्रॉक्सीज यूज करके कुछ कर देता है। आप सबोटाज एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि ईरान उसको कर सकता है। सबोटाज हो सकता है या मिसाइल मार सकता है, या मिसाइल मार सकता है। ओके। ईरान मिसाइल अफगानिस्तान में भी मार सकता है जहां उनके बेसिस हैं ईरान के अफगानिस्तान में। लेकिन ईरान के उसके बाद रिएक्शन जो अमेरिकन आएगा वो ईरान की सरजमीन पे आएगा। राइट। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि उसको अमेरिका को फिर सुलेमानी जैसा कोई टारगेट मिल जाए तो उसको मार दे, वो नहीं है। सर $1 करोड़ ट्रंप के सर की कीमत मुकर्रर की है खामनाई ने। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ हैं। क्या फायदा सर? ये एक सिंबॉलिक होगा ना सर, वो बताना चाह रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा इस वक्त
हर्ट हैं और कितना उनका इमोशनल एक इम्पैक्ट आ रहा है इस सारी कार्रवाई का। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ईरान और यूएई में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी को देख लें और जो सिक्योरिटी कैलकुलस है सारा, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस सारे सिनारियो में? हम न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? देखिए, हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त, और फिर ये कि हमें न्यूट्रल इसलिए रहना पड़ेगा कि हमारे जो हाथ हैं ऑलरेडी फुल हैं अफगानिस्तान और इंडिया की वजह से। तो इसलिए हम कोई तीसरा फंड जो है, चाहे वो किसी सूरत में भी हो, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो एक्शन लिया है वो बहरहाल वो गलत था, और उससे जो है उन्होंने खित्ते को जो है जंग की तरफ धकेल दिया है, और इसके खतरनाक नताइज मुरतब होंगे जिसके असरात पाकिस्तान पे भी मुंतज हो सकते हैं। ओके। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियसली मूव करना होगा। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्त मुल्क है। सर, द प्रॉब्लम इज कि ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरेबिया भी हमारा ब्रदर मुल्क है, और इस वक्त क्लियरली जो डिवाइड है दुनिया में पावर का, उसमें सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ खड़ा है और पाकिस्तान का काफ़ी टिल्ट सऊदी अरेबिया की तरफ रहा है हमेशा से। अब क्योंकि ये रीजन का मसला बन गया है, तो इस तरह का न्यूट्रल रहना तो शायद पहले कभी रिक्वायर्ड नहीं था। अभी हम कैसे बैलेंस करेंगे बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान? देखिए, हम अब तक करते ही आए हैं। टिल्ट ऐसा नहीं था। टिल्ट ये है कि सऊदी अरबिया की अपनी अहमियत है, डिप्लोमेसी में ताल्लुकात जो हैं उनकी नौइयत जो है वो दो अशखास के दरमियान दोस्ती की नहीं होती, उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रखा जाता है। और सऊदीज को भी इस बात का एहसास है कि हम किन मुश्किलात में हैं। ईरान को भी पता है कि हमारे साथ जो है, हमने ईरान के साथ। सर, अगर सऊदी अरेबिया को एहसास होता कि हम किन प्रॉब्लम्स में हैं, तो वो हमें कुआलालंपुर समिट में जाने से ना रोकते। ये वो इसका उससे वो नहीं है, वो रोकने की बात अलग है। हमने अपने खुद डिसीजन लिए, इसको हमने ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के किया है। वो हम इसको जो है वो मलेशिया और टर्की दे अंडरस्टूड आवर पोजीशन। तो ये चीजें होती रहती हैं। इसमें अगरचे इसको प्रोफेशनली डील किया जाना चाहिए था, ये कुआलालंपुर इशू को, और उसमें जो है जो लोगों ने जिन्होंने इसको हैंडल किया वो बहरहाल प्रोफेशनल नहीं थे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आसिफ अली दुरान, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, अमजद साहब जो बात करें, जनरल अमजद जो बात करें, ये वाकई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, फुल ब्लोन वॉर वैसे भी अमेरिका भी अवॉइड करेगा, वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चाइना को बड़े तरीके से कॉम्बैट करने की कोशिश की है अमेरिका ने। हांगकॉन्ग को देख लें कैसे डिस्टेबलाइज किया, उसके बाद ट्रेड वॉर और टेरिफ्स का मसला आपने देखा है। डोंट यू थिंक कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इस रीजन को केओटिक कर दिया जाए? तो ये जो मैं गवादर की बात कर रही हूँ, सीपेक की बात कर रही हूँ, वो मामला खुद ही डिले में चला जाएगा। और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के भी तो स्टेक्स हैं इस रीजन में, उसके ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और उसके इसराइल से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अभी तक खामोश है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई जो है ना बहुत आगे तक जाए, क्योंकि हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक भी इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। और दूसरा ये कि अमेरिका इस वक्त पॉइंट आता है जिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना? बिल्कुल लेना पड़ता है, आप सही कह रही हैं। लेकिन अब देखिए ना, अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। वो जिस किस्म की निगोशिएशन के साथ तालिबान के साथ, अफगान हुकूमत के साथ लगा हुआ है, वो एक नया पंडोरा एक लंबे अरसे के लिए नहीं खोल सकता। सर, मुझे तो लग रहा है बड़ा अच्छा एक उन्होंने लैंडस्केप बनाया अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस के लिए, इलेक्शन करा के जो वहाँ प्रेसिडेंट रहना चाहते थे उनको प्रेसिडेंट रखा है, ऑन गोइंग पीस प्रोसेस भी चल रहा है, अभी वो वहाँ से आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है ना। अगर मिसाल के तौर पे अफगान तालिबान के साथ, मैं अफगान तालिबान कह रहा हूँ, अगर उनके साथ मामला आगे नहीं बढ़ता तो ये सारा जो उन्होंने वहाँ पे स्टेज सजाया है, इसकी क्या अहमियत है? ये कोई पहली दफा तो नहीं सजाया, पहले भी उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन करवाए थे। अशरफ गनी साहब जब वहाँ पे बने थे तो उससे क्या फर्क पड़ गया? अफगानिस्तान के अंदर कोई पीस आ गया था? देखिए, बात यह है कि जब तक आप फरीकैन को इंगेज नहीं करेंगे सही तरीके से, और अफगान तालिबान भी सोचेंगे कि हमें इस पूरे खेल से हमें क्या मिल रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहेगा कि एक ऐसी लंबी जगह पर हमें यहाँ पे ईरान के साथ कॉन्टेक्स्ट में आना पड़े। अब जो कोशिश होनी चाहिए बुनियादी तौर पर जो रीजनल ममालिक की भी है, देखिए ना, खुद इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। इंडिया इस वक्त इकॉनमी वाइज नीचे जा रहा है, वो भी नहीं चाहेगा कि वो इस तरह से इसके अंदर बराह रास्त फरीक बने और उसके लिए अपनी इकॉनमी उसमें डिस्टर्ब हो।
पाकिस्तान बिल्कुल, ये भी दुरानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी किस्म की यहाँ पे इस किस्म की कोई ऐसी चीज जिसमें उसको कोई फरीक बनना पड़े। अब वो पता है, हमें सबको पता है कि जी सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत क्या है, और हमें ये भी पता है कि हम ईरान के साथ भी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ईरान का विजिट करके आए थे, इमरान खान साहब एक दिन के लिए गए थे वहां पर, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये तासुर मिले कि हम सिर्फ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ हम आइसोलेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर जो भी रोल प्ले करेंगे। डिप्लोमेसी इन नॉर्मल डेज थी। नहीं, नॉर्मल डेज थी, अभी भी यही हो रही है। अभी भी देखिए ना, कल जो टेलीफोन किया शाह महमूद कुरैशी ने, सब लोगों को किया फोन, और सबके साथ उस नॉर्मलाइजेशन के साथ डील करते हुए एक ऐसी कोशिश हो रही है कि जिसमें हम कोई मुसालत का रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, चले, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बात यह है कि वॉर्स इम्पोज भी हो जाती हैं, जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर को देखा, और आपके लिए नागुज़ीर हो जाता है उनका हिस्सा बनना। आफ्टर द ब्रेक वी विल कंटिन्यू द डिबेट, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल अमजद, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। एक तो ये बताइए कि बड़ी मसालहत की कोशिश की थी पाकिस्तान ने तो, कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएं, लेकिन क्लियरली वो नहीं हो सकी, तो इसका मतलब है द गल्फ इज़ टू वाइड। दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश में है, जिस तरह अभी आसिफ अली दुरानी साहब कह रहे थे कि इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने हमें मजबूर कर दिया कि हम कुआलालंपुर समिट में जाएं या ना जाएं, वो उसको भी नहीं मान रहे थे। लेकिन डोंट यू सी अ क्लियर पिक्चर के कुछ पावर ब्लॉक्स हैं जिसमें इजराइल, यूएस और सऊदी अरेबिया एक तरफ हैं, और दूसरी जानिब ऐसे कंट्रीज़ हैं 2-3 जो कि न्यूक्लियर हैं। आगे का सिनेरियो जो है दुनिया का, उसमें आपको यूएस की डाइल्यूशन नज़र आती है, बिकॉज कितना कंटेन कर सकता है वो इस तरह की एक्टिविटीज़? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली इतनी आज़ाद नहीं है जो एक अच्छी मईशत वाले मुल्क की होती है। पाकिस्तान की कंपल्शंस है, मजबूरियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जब यमन की सिचुएशन आई तो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल रोल प्ले किया, और आपने कहा जी हम जंग में फ्रीक नहीं बनेंगे। और उसमें जो बेसिक फैक्टर था वो ये था कि हम पहले ही कमिटेड हैं। एक तरफ इंडियन थ्रेट्स मौजूद हैं, एलओसी बड़ी हमारी वोलेटाइल हुई पड़ी है, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेररिज्म है, उधर भी ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, तो वो भी हमारी मुश्किलात हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम इस्लामी दुनिया में साइड्स नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम मसालिहाना रोल अदा करें, और यही 3 पॉइंट दिए हैं। जब DGISPR ने भी बात की तो उन्होंने यही 3 पॉइंट दिए। पहली बात कि हम फ्रीक नहीं बनेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा रोल मसालिहती होगा, और तीसरा कहा कि जनाब हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी के खिलाफ। ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी है। अब इसमें आप अमेरिका का अगर सोचते हैं कि एक वही मुल्क था जो हमें मजबूर कर सकता था, और अमेरिका को अगर जरूरत ही नहीं पड़ती आपकी इन चीजों की, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा इस जंग में। सऊदी अरेबिया जो है वो एक आप कह लीजिए कि एक स्पेक्टेटर है, लेकिन अंदर एक ख्वाहिश जरूर है कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाए, तो अमेरिका कर रहा है। लिहाजा सऊदी अरेबिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया का भी वो रोल नहीं आएगा। अगर अमेरिका को हमारी जमीन की जरूरत नहीं है तो वो नहीं लेंगे। बाकी रहा ये कि हम बार बार सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें है वो तेल की कीमतों की है। आपकी इकोनॉमी इतना बड़ा धचका बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि अगर यहाँ पे $3-4-5 भी बढ़ जाती है बैरल के ऊपर कीमत उसकी, तो पाकिस्तान तो पहले ही डेफर्ड पेमेंट पे ले रहा है, आपका कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप वो पैसा उतार नहीं सकेंगे जो तेल की मद में आपके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी मुख्तलिफ लोगों पे, कंट्रीज पे। इसके साथ साथ अगर आपकी उसके साथ साथ गल्फ बंद होने से अगर आपकी LNG की तरसील रुक जाती है तो आप क्राइसिस में होंगे, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। सो जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट नौइयत का है जो उस जंग की वजह से। लेकिन ये जरूर है कि ईरान जो है वो एक्शन ये करेगा, क्योंकि ईरान ने जब बदला लेना है तो वो अगर ये नहीं कर सकता कि अमेरिका को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाए, तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, वो गल्फ कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है कि उनकी तेल की तरसील नहीं यहाँ से जाने दे। खित्ते में तमाम ये मुल्क में इनके ऊपर बड़ा बुरा असर आएगा। नेचुरली इकोनॉमी सऊदी अरेबिया की, कतर की, ओमान वगैरह सारे तेल यहाँ से गुजरता है, बिल्कुल तो उन पे इफेक्ट आएगा। तो ये ईरान की ऑप्शंस में ये चीजें मौजूद हैं, राइट। और ये जरूरी नहीं कि ईरान जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ एक खुली जंग ले, क्योंकि उसमें खुली जंग करने में अमेरिका की तरफ से भी बड़ी बुरी रिटेलिएशन, बड़ी मैसिव रिटेलिएशन आ सकती है,
जो ईरान की अपनी सरजमीन के ऊपर। ओके सर, ये बता दीजिए सिर्फ शॉर्टली के नैंसी पेलोसी जो हैं वो कह रही हैं कि हम तो जंग नहीं चाहते हैं और हम करारदाद भी पेश कर रहे हैं कांग्रेस में कि एक और जंग का मुतहम्मिल अमेरिका नहीं हो सकता। आपके ख्याल में इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज़ आर हेल बेंट ऑन अ वॉर? आपको लगता है कि पहले से ग्राउंड्स तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, या ये इम्पीचमेंट की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए और आने वाले इलेक्शंस के लिए एक स्लोगन फिर से जनरेट किया है ट्रंप ने? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका में मुखालफत हो रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जंग जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ये एक पेज पे हैं। Right. इनकी ख्वाहिश है कि ये कुछ ना कुछ किया जाए, जबकि अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहती। वहां मसला ये है कि बहुत सारी दफा उन्होंने इस चीज के ऊपर एलैबोरेट किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारा अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, हम अफगानिस्तान में बैठे क्या उनकी सड़कें बनाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे अपने स्कूल बंद हो गए हैं, हमारे एयरपोर्ट जो है वो बड़े डेलिपिटेटेड नजर आते हैं, मतलब इतनी सारी और वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको जरूरत है अभी कि अपने मुल्क में डेवलपमेंट की जाए, चुनाचे वो मजीद खर्चा इधर उधर नहीं करना चाहते जंगों पे। तो वो वहां पे जो है वो पब्लिक प्रॉब्लम की वजह से एक प्रेशर है कि जंग से बचा जाए। राइट सलमान साहब, शॉर्टली ये बता दीजिए कि जो ऑन गोइंग पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान में, उस पर कोई असर पड़ेगा इस सारे सिनारियो का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त जो पीस प्रोसेस चल रहा है वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका भी वहां से फौरी तौर पर एक पीस प्रोसेस को चाहता है कि मुमकिन हो, और अफगान हुकूमत भी चाहती है और अफगान तालिबान भी चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है, और जो मैंने कहा है कि अगर कशीदगी ना बढ़ी तो फिर अफगान पीस प्रोसेस आगे जाएगा। अगर कशीदगी बढ़ती है तब जाके शायद वहाँ की सिचुएशन जो है थोड़ी सी तब्दील हो सकती है। अगर उमर वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, कशीदगी बढ़ती है, तो आपके ख्याल में अफगानिस्तान से अमेरिका तो ऑपरेट करेगा, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अफगान तालिबान कोई डिफरेंट पोजीशन लेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जरा ना इस मामले को ना हमें खालिस्तान देखना चाहिए। जो ये ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट के तनाज़र में, इसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है। मैं फॉल आउट की बात कर रही हूं, क्योंकि हम इस रीजन में क्योंकि ना नहीं, क्योंकि देखे ना जिस तरह पहली बात हुई, ना ईरान और ना अमेरिका इस मामले में पाकिस्तान की किसी किस्म की सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं है, बात रीजन की है, और रीजन में सबके स्टेक्स होते हैं। हाँ, रीजन के आप कह सकते हैं, रीजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इशू आएगा, इराक के अंदर फिर आप इराक को भी कह ले रीजन आएगा, मिडल ईस्ट के अंदर आएगा। उस तनाज़र में ये उस तनाज़र का सारा इशू है, क्योंकि वो अमेरिका को वो ईरान चाहिए जो 1979 से पहले वाला ईरान था, जो पुलिसमैन था वहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका का, वो उस तरह की वहां रजीम चेंज चाह रहा है। अब मसला क्या हुआ? अच्छा, रजीम चेंज तो उन्होंने उसमें इराक में करके देखी है। सद्दाम को हटाने में ईरान भी इंटरेस्टेड था, यूएस भी इंटरेस्टेड था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा व्हाट आफ्टर सद्दाम। यही 2003 के बाद जो मिडल इराक वॉर के बाद ईरान की ज्यादा वहां प्रॉक्सीज मजबूत हुई हैं। ईरान का सुख ज्यादा वहां बढ़ा, और अब इराक भी जो है, इराक की हुकूमत भी जो है वो ईरानी इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट बैठी हुई है सब वहां पे। और हमें याद रखना चाहिए कि ईरानी वो कौम है जिसको अपनी तहजीब और तारीख पर बहुत नाज है। वो अपनी मजहबी हुकूमत के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन वो ईरान के हवाले से जो है वो अभी वहां जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, वो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि किसी न किसी तरह का वो रिवेंज लेंगे। बिल्कुल, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को इस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि बेशक हमें डायरेक्टली सऊदी अरेबिया नज़र नहीं आ रहा और ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, बट देयर इज़ अ वॉर आइडियोलॉजिकल और एम्पायर्स की आपस में एक पुरानी जंग है आइडियोलॉजीज़ की। दोनों समझते हैं हम बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और दोनों को उस पर बहुत नाज है। तो मेरा ख्याल है इराक में इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है जिसमें इस वक्त शिया सुन्नी का मसला नहीं बन रहा, लोग एक पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो और वहाँ पे पीस हो, और उस पीस को डायरेक्टली हिट किया है यूएस ने। तो लेट्स सी आगे जाके मिडिल ईस्ट किस साइड पे जाता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी हालात को देखते हैं तो वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने इस बात की तस्दीक की है कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस ने मुतफ़िका तौर पर सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की कमेटी की जो मुद्दत मुलाजमत है उससे मुतल्लिक तीनों बिल्स को मंजूर कर लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो मुबारकबाद देते नज़र आ रहे थे लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी सलमान साहब आपसे कि ये वाहिद बिल्स हैं, मुझे याद नहीं है, अगर आपको मालूम है तो बताइए कि अभी तक कोई और बिल्स, कोई और इस तरह की सिचुएशन पीटीआई कर सकी है नेशनल असेंबली में ऑन इट्स ओन, कि ये बिल्कुल ही एक इस तरह का सिनारियो क्रिएट हो गया है जिसमें अब ऑपोजिशन भी उस एक पेज पे आ गई है जिस पे पीटीआई अपने आप को समझती थी आर्मी के साथ। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है। इसमें पीटीआई का क्या कंट्रीब्यूशन है? पीटीआई का कोई कमाल नहीं है, कमाल जिसका भी है वो सबको पता है।
ये तीनों जमातें जो हैं, ये तीनों जमातें, सबको मालूम था कि आर्मी एक्ट में जब तरमीम होगी, और ये मैं पहले कह भी चुका हूँ, पहले भी लिखा भी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN वो भी वही कुछ करेंगी जो PTI ने करना चाह रही थी। उसकी एक वजह है, देखिए इस वक्त कोई टकराव की पॉलिटिक्स और कोई इदारे को मुतनाज़ा बनाने वाली बात करने की बजाय वो एक मफामत के साथ अपना इंडिया देना चाहते हैं कि जनाब हम भी आपके साथ खड़े हैं। एक बात तो ये Okay. दूसरी बात ये कि ये जो प्रोसीजरल इशू आए थे, जिसको आज वज़ीर दिफा ने कहा कि जी मुबारक हो और ये सारे मामला खत्म हो गए, हालांकि असूली फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, PMLN भी कर चुकी है कि आर्मी एक्ट की तरमीम में हम उनकी हमायत करेंगे, और ताकि ये बात आगे की तरफ बढ़े। एक टकराव की पॉलिटिक्स इस वक्त अपोजिशन नहीं चाहती थी। अब इसके बाद लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो रोमांस इस वक्त हमें हुकूमत और अपोजिशन में नजर आया है, ये शायद आगे भी नजर आएगा, किसी और इशू पे भी नजर आएगा। ये जो नैब के ऑर्डिनेंस है, अपोजिशन में तो नहीं है, नहीं वो नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबको पता है कि जो अब इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो हमारे यहाँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उसके तनाजुर में कोई इस वक्त PMLN खासतौर पे, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो PMLN है वो इस वक्त, और खास तौर पे जो शहबाज शरीफ का बयानिया था, उसमें ये हमें कंप्रोमाइज नजर आना था, ये हमें लचक नजर आनी थी। लेकिन इसके बदले में कुछ तो मिला होगा। देखिए बदला मिल तो गया, वो जहाँ तो इस वक्त लंदन में बैठे हुए। मुझे टाइम दीजिए जरा। उमर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये एक पॉलिटिकल एक्ट है ना, इस तरह की इंडोर्समेंट देना और बैठ के सेनेट में और पार्लियामेंट में इस तरह की बातें करना, ये एक पॉलिटिकल एक्ट है, और पॉलिटिकल एक्ट की हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल रिस्पांस और रिएक्शंस भी होते हैं। तो यकीनन मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी राना सनाउल्लाह जब जेल से निकलेंगे और जो कुछ उनके साथ हुआ है उसके बाद तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो तो ऐसे ऐसे केसेस करेंगे, इतना शोर मचाएंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा एक दफ़ा दोबारा बुलंद होगा। जितनी डिसेंसी से उन्होंने कहा है कि गैर मशरूत तौर पे इसकी हमायत करेंगे, तो वो सिविलियन सुप्रीमेसी किधर गई? जी हाँ सुनहरा, ये बिल्कुल ऐसे है। 2017 में जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो पाकिस्तान के बहुत से लेफ्ट के और लिबरल दानिश्वर ऐसे थे जो ये अब इंतजार कर रहे थे कि नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती के लिए किरदार अदा करेंगे। अब नवाज शरीफ नजरियाती हो गए हैं, बाकायदा वो उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ ने जैसे परचम उठाया हुआ है सिविलियन बालादस्ती का। वो तो खुद हुआ कहते क्या थे, खुद हुआ भी कहते थे ना कि मैं अब नजरियाती वही मैं होगा। कह रहा नहीं, ये इंतजार करते हुए भूल गए कि किसी भी जमहूरियत में जब कोई सरमायादार, डील मेकर या बिजनेस ब्रेकर, बिल्कुल जब वो ऐसी बात करेगा तो वो उस नजरिए के साथ हकीकी तौर पर नहीं होता, वो उसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। याद रखिए नवाज शरीफ ने एज अ PM भी कितने कंप्रोमाइज किए। हाँ जी, दो वज़रा की कुर्बानी दी डॉन लीग्स उसके बाद उनको खलाई मखलूक तब नजर आई जब वो खुद नाअहल हुए। अच्छा, आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उनके जब आप मुख्तलिफ लोगों से देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो खलाई मखलूक कौन थी, वो कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन था। अब वो तवीलें अलग है। अब जो वो पुराने लोग जो लेफ्ट के और लिबरल तकिया कर रहे थे नवाज शरीफ पर, अब वो इस तरह की तावीली पेश। अच्छा जनरल अमजद, ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा है, आपके ख्याल में इस पे आइंदा पीपल्स पार्टी का वोटर उन्हें वोट देगा और नून लीग का वोटर उन्हें वोट देगा? मेरा ख्याल है कि उसी तरह सिचुएशन रहेगी। एक्चुअली मेरी जो मैं तजिया करता हूँ वो थोड़ा मुख्तलिफ है इससे। इसमें पहली बात तो ये कि सिविलियन सुप्रीमेसी का कोई पहलू था ही नहीं। एक फैसला था जो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद थी, पहले भी पीपल्स पार्टी ने किया, अब इमरान खान ने किया। जब इमरान खान ने ये नोटिफिकेशन जारी करवाई उसमें उन्होंने कोई गड़बड़ की और वो अपनी तरफ से इशू कर दी, जबकि प्रेसिडेंट की तरफ से आनी थी, वो प्रोसीजर में प्रॉब्लम आई। लेकिन आपने देखा है कि उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन दी या हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम 3 साल एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई मुखालफत नहीं की। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये जनाब आपने क्यों कहा, ये क्यों किया। मीडिया में हमारे पास एंकर डिस्कस करते थे कि जी ये जो कंडीशंस हैं आज क्या वाकई वो डिमांड करती हैं कि एक्सटेंशन दी जाए। ये मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया, वहां ये डिस्कशन हुई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने, आप देखिए कि दरमियान में धरना भी हुआ मौलाना का, वहां भी इस चीज पे किसी ने नारा नहीं लगाया कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। जो झगड़ा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस चीज के ऊपर इख्तलाफ किया और आके तनकीद शुरू हुई एक दूसरे पे, वो थी जब अदालत में केस चला गया तो हुकूमत की हैंडलिंग के ऊपर तनकीद बहुत आई। फिर हुकूमत की तमाम कमजोरियां निकलनी शुरू हो गई कि जनाब, क्योंकि 3 नोटिफिकेशन पेश की गई चीफ जस्टिस के सामने और तीनों का मजाक बना। तो सर मेरा ख्याल है ये जो अभी वजीर दिफा मुबारकबाद दे रहे हैं ना, वो इस चीज की दे रहे हैं कि इस दफा कोई प्रोसीजरल हिकअप नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथली हो गया। असल मसला ये था कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप नाअहल हैं, आपसे एक नोटिफिकेशन भी तैयार हो रही, आप इस केस को इतना गलत हैंडल किया है कि अदालत में तमाशा आपका बन चुका है। राइट। ये ना पहले मुखालफत थी एक्सटेंशन की, ना बाद में होनी थी।
और मेरा ख्याल है कुछ एंकर हजरात, कुछ लोग थे जिनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इस पे कन्फ्रंटेशन, वो मारे मारे फिर रहे हैं, वो माइक ले लेके सियासतदानों को मुंह में पूछ रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इशू नहीं था, मखलूक से ताल्लुक ही नहीं था। एग्जैक्टली, इशू बिल्कुल नहीं था। आप नोटिफिकेशन के वक्त से देख ले, अगर किसी ने भी इसके ऊपर, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी अगर इसकी तनकीद की है कि एक्सटेंशन क्यों दी, तो मुझे बताइए। नहीं, ये तो इशू रहा ही नहीं, ये इशू रहा ही नहीं, लेकिन इस नॉन इशू में ना बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए सर। ये चंद एक नहीं एक्सपोज नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज पे एतराज ही नहीं था एक्सटेंशन देने का, तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वायरमेंट बना दी कि जनाब आर्मी एक्ट में तब्दीली करके या तरमीम करके लेके आए, वरना तो वो इशू सेटल्ड था, उनके लिए तो ये सेटल्ड इशू था। राइट, उनको मौका मिल गया को तनकीद करने का जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, फिर हुकूमत की सारी कमजोरियां सामने आनी शुरू हो गई। उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किए और उन्होंने मजाक अपना बनवाया, 3-3 नोटिफिकेशंस वहां पेश की, हर रोज एक गलत नोटिफिकेशन चली जाती थी। इनकी लीगल टीम ने जो है वो एक तमाशा बना दी। तो ये इशू जो है वो बिल्कुल वो पकड़े ऑपोजिशन ने और उनको खूब तनकीद की है, लेकिन ये किसी जगह पे किसी ने नहीं पहले दिन से नहीं कहा कि जनाब आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, हमें नहीं मंजूर। एग्जैक्टली। अच्छा सलमान साहब, जाते थे इमरान खान के बयान चलाए जाते थे, जब कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी पीपल्स पार्टी ने, तो इमरान खान ने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा जनाब ये तो इदारे को बर्बाद कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन वो चीजें बार बार चला रही थी कि आप देखें जी ये। लेकिन ऑपोजिशन को ये नहीं पता था कि खुद वो अपने इजलास में पहले हल्फ लेंगे लोगों से और कहेंगे कि जी इस इजलास में जो कुछ डिस्कस हो रहा है लंदन में वो बाहर नहीं जाएगा। और सलमान साहब, ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है कि ये जो हम कोऑपरेशन कर रहे हैं इसके डिविडेंड्स हमें पहले भी मिलते रहे हैं, यानी हम पहले भी इस तरह की कोऑपरेशंस करते रहे हैं। वो किन डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं? ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने कहा है, आपको पता है परवेज रशीद ने भी कहा था कि हमने भी इसलिए आसानियां पैदा की हैं कि हमारे लिए भी आसानियां पैदा की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि जो कुछ PMLN को रिलीफ मिल रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि ये रिलीफ किसी आइसोलेशन में मिल रहा है? सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जोड़ तोड़ की सियासतें होती हैं, जब लेन देन की सियासत होती है, जब आप गिव एंड टेक करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। मेरा फोकस इस खबर में इस चीज पे ज्यादा है कि इन लोगों का जो बिहेवियर था, स्टार्टिंग फ्रॉम मैं नजरियाती हो गया हूँ, उसके बाद खलाई मखलूक पे हमले किए इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, और जब ये सब कुछ बात तो सबको गैर मशरूत तौर पे जब इन्होंने की है। देखिए ये सबको पता है, जो अभी उमर ने बात की है कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमातें ज्यादातर जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को, सिविल सुपरमेसी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जिस वक्त आता है ना खड़े होने का, तो आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को विड्रॉ करके फिर एक कंप्रोमाइज और एक ताकत के मरकज के साथ खड़ी हो जाती हैं। सर सिद्दीक फारूक ने हमें ज्वाइन किया उन लीग से। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो कायमा कमेटी दिफा में सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तरामीमी बिल्स जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। इसमें बहुत अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट की है मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये डिसीजन पार्टी का था, मियां नवाज शरीफ का था, या यहाँ आप लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही थी उसको देखते हुए आपने ये फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तमाम हालात जो इस वक्त हैं और जिस तरह से PTI के लोगों ने इस सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाया, और फिर ये अच्छा हुआ कि ये पार्लियामेंट में आ गया, तो शायद ये पहली और आखिरी दफा पार्लियामेंट से एक एक्सटेंशन जो है उसका कानून बन जाए। लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती तो हुई, पार्लियामेंट में आके 3 साल की मुद्दत पहली दफा जो कानून में सुकम था वो मुकर्रर हो जाएगी। उसके बाद वज़ीर आज़म का सवाबदीद होगी। मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि ये एक्सटेंशन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त्म हो चुकी है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ भी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। लेकिन जिस सूरत हाल में मामलात आए हैं, इसमें हम ये चाहते हैं अब कि मजाक ना बनाया जाए, तो चलें एक दफ़ा एक्सटेंशन दे दी जाए। ये बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए पार्टी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चीज़ों को सामने रखते हुए आपने ये फैसला किया? ये जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल आप देख लें, और उसमें बिलखुसूस इस वक्त जो मुसल्लह अफवाज के हवाले से जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट की, चले एक ओहदे के लिहाज से ही कि एक समरी नहीं बन रही, एक नोटिफिकेशन नहीं बन रहा, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि इससे कोई अच्छा तासुर नहीं बन रहा।
तो चलिए एक दफ़ा ये तौसी दे दी जाए। और लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि आइंदा इस मामले को रिकन्सिडर भी किया जा सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सदीक अल फारूक। जनरल अमजद आपका बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका, उमर जावेद आपका बहुत शुक्रिया। सदीक अल फारूक आखिर में कह के गए कि रिकन्सिडर भी किया जा सकता है, उन्हें पता है वो रिकन्सिडर भी अब करेंगे तो भी यही फैसला आएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लीडर्स हैं वो इतने एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने हमेशा जो भी नारा लगाया है वो अपनी पसंद का लगाया, जो खुद को सूट करता हो सिर्फ वोट लेने के लिए। तो वोट को इज्जत कैसे देनी है ये असल में वोटर ने खुद डिसाइड करना है। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।